प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, वक्त हो चला है प्राइम चौपाल का और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। गांव देश की वो इकाई है जिसका विकास देश के विकास के लिए जरूरी है। गांव है तो हम हैं, गांव है तो कल है, लेकिन गांव के हालात ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल हो रहा है। देखकर ये नहीं पता लग पाता कि सरकारी बिल्डिंग है या कोई खंड है। तमाम दावों वादों और योजनाओं के बावजूद गांव अभी भी अपने कायाकल्प की राह देख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गांव की तस्वीर सुधारने के लिए और विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अभी कोशिश पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार की जड़ों पर करारा प्रहार करते हुए गांव तक पहुंचाए जाने वाली राशि को सीधे लोगों के खाते में पहुंचाने का रिवाज शुरू किया था, लेकिन अभी भी कई ग्राम पंचायत लावारिस जैसी स्थिति में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है लखनऊ की तहसील मलिहाबाद की। यहाँ पहुंचने वाली हर सरकारी सुविधाओं का बंटाधार हुआ है। इस ग्राम पंचायत का नाम दिलावर नगर है। यहाँ का आलम देख साफ पता चलता है कि सरकार से मिलने वाली मदद का इस गांव में दम घोटा गया है। ना आवास का ठिकाना, ना साफ सफाई का बंदोबस्त। गांव के लोगों को अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत दिलावर नगर में मौजूद हूँ और इस दिलावर नगर में कितना काम हुआ, क्योंकि सरकार की तमाम सारी योजनाएं आ रही हैं, मोदी सरकार की भी और योगी सरकार की भी तमाम सारी योजनाएं आ रही हैं, लेकिन वो योजनाएं जो है गांव में कितना पहुंच रही हैं, जो गांव में गरीब लोग हैं उनको कितना मिल पा रही हैं, कितना नहीं मिल पा रही हैं, हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, उन्हीं से बातचीत करके जानकारी करेंगे कि आखिर कितनी सुविधाएं उनको मिल रही हैं। आपका गांव कौन सा है? ये दिलावर नगर लगता है। नाम क्या आपका? राजू। एक चीज़ बताइए कि जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं उसमें चाहे आवास की सुविधा हो या शौचालय की हो या फिर स्वच्छ पानी को लेकर हो, स्वच्छ जल को लेकर हो या फिर कूड़े को लेकर हो, इसमें कौन सी योजना आपके यहाँ आ रही है, आप उससे पा रहे हैं, लाभान्वित हुए हैं? कूड़ा भी आ रहा हमारे यहाँ। कूड़ा आपके यहाँ नहीं आ रहा? कूड़ा आपके यहाँ से उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? उठ रहा है, कूड़ा उठ रहा है, कूड़ा उठ रहा है, नाली साफ हो रही है। नाली साफ हो रही है? साफ हो रही है। नहीं, टंकी वाला पानी नहीं आ रहा है। टंकी का पानी नहीं आ रहा है। हाँ जी। क्या करें? ठेकेदार भाग गया। भाग गया? तो मतलब आपके घर पे स्वच्छ पानी जो नलकूप वाला है वो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये जाते हैं कि और कहीं दूर? गाड़ी भी जाते हैं और भी चले जाते हैं। तालाब, खेत खलिहान और ग्राम समाज के अंतर्गत आने वाली जमीनों को बेचने के लिए सरकार ना जाने क्या क्या कर रही है, लेकिन वो कोशिशें परवान चढ़ पाती उससे पहले ही यहाँ भ्रष्टाचार की इबारत गढ़ी जा चुकी थी। जहां जहां आपकी नजरें जाएंगी वहां वहां आपको केवल गंदगी का अंबार देखने को मिलेगा। ग्राम प्रधान इस गांव को लेकर कितना सजग है, ये तस्वीर देखकर ही स्पष्ट हो गया है। दवा का छिड़काव हो रहा है गाँव में? हाँ, वो भी होगा। लेकिन एक चीज़ और है कि ये सामने सब पूरा करकट बिखरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे पूरा गंदगी है, ये साफ सफाई दिख नहीं रही। ये तो पहले का है, पहले का है। गाड़ी आ गई है तब से जो है कूड़ा जो है 2 दिन उठता है। इसको साफ सफाई, यहाँ से साफ सफाई करवाने के लिए प्रधान क्या करते हैं? अब प्रधान जी जो है इसीलिए तो गाड़ी मंगवाए हैं, साफ सफाई करते हैं जी। एक महिला भी हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँ। आप भी इसी गाँव की हैं, कुछ सुविधा मिली प्रधान से? मिलेगा, पहले मिली थी मिली रहा कॉलोनी जो है मिली थी। अच्छा, पहले कॉलोनी मिली थी? हाँ, पहले शौचालय वहाँ पहले के लिए ही पहले आया था। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सरकार स्वच्छ जल योजना चला रही है, स्वच्छ जल मिशन चला रही है, क्या साफ पानी आ रहा है? पानी टोटी कर तो 1 साल टोटी लगेगी मगर पानी आवे नहीं है। फिलहाल देखना ये होगा कि मलिहाबाद के गांव दिलावर नगर जो अपनी दुर्दशा को रो रहा है, कब इसकी दशा सुधरती है। सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है विकास कार्यों के, लेकिन दूसरी तरफ गांव की स्थिति क्या है, क्या हालात हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने। किस तरीके से गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हुई नजर आ रही है ये तस्वीरें सरकार के उन दावों पर जिनकी बातें सरकार करती है, जिनके लिए सरकार बजट पेश करती है, तमाम तरह की योजनाएं लाती है, लेकिन वो योजनाएं इन ग्रामीणों तक पहुंच ही नहीं पाती। लगातार ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो
कई तरह की जो योजनाओं की बात जब उनसे पूछी जाती है ग्राम प्रधानों से, ना तो वो मिलते हैं और जब उनसे मुलाकात होती भी है तो कोई जवाब उनके पास नहीं होता। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता श्याम सलोने जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल यादव जी जुड़े हुए हैं। अतुल यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुभाषपा से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सलोने जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, एक तरफ सरकार कई तरह के दावे और वादे करती है विकास कार्यों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है गांव में, साथ ही योजनाएं जो हैं वो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही। क्या कुछ कहना है आपका? प्रिया जी नमस्कार जी। सबसे पहले आज हनुमान महाराज जी की आपको जन्मोत्सव की बधाई, शुभकामनाएं। जी। और हमारे पूर्वज, हमारे आदर्श महाराणा सांगा जी के जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए प्रिया जी, 2017 में जो उत्तर प्रदेश हमको मिला था भारतीय जनता पार्टी को, वो उत्तर प्रदेश कोई उत्तर प्रदेश ना होकर के बहुत ही एक तल्ली मलिन प्रदेश बना करके पिछली सरकारों ने दिया था विरासत में। अब चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, इस देश का लगभग 1 लाख गांव उस प्रदेश के अंदर आते हैं। गांव की स्थितियां एक आप इस गांव की दिखा रही हैं, मैं कह रहा हूं पूरे 1 लाख गांव इसी तरीके के स्थिति में थे, जिसमें आज जब आप देखेंगे तो लगभग 85% तक काम पूज्य महाराज जी ने अपने नेतृत्व में ठीक किया है, बहुत हालत सुधार दी है। जिन गांवों से ग्रामीण पलायन कर चुके थे, प्रदेश को छोड़ चुके थे, रोजी रोजगार के लिए कोई पंजाब में चले गए थे, कोई महाराष्ट्र में थे, मुंबई में थे, कुछ बेंगलोर चले गए थे, कुछ दिल्ली में थे, इस तरीके से लोग पलायन कर चुके थे। आज योगी जी के आने के बाद वो लोग धीमे धीमे वापस अपने गांव में आए हैं, उनको वो सुविधाएं मिल रही हैं। किसान को किसान निधि के रूप में कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे कि अगर कहीं फसल में परेशानी है तो उनको थोड़ा सा जीवन जीने के लिए सहूलियत मिल जाए। आज उनको नलकूप, बिजली बिल्कुल इस पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, मुफ्त की बिजली उनको दी जा रही है, जिससे किसान फल फूल जाए। और गांव का मतलब ही किसान होता है। ज्यादातर किसान वो सब ग्रामीण ही हैं। फिर भी जो आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जो गांव भी दिखाए हैं, अभी समय है, अभी समय में ये गांव का भी विकास हो जाएगा जो थोड़ा बहुत रह गया है। लेकिन विरासत में पूरा प्रदेश की जनता जानती है, ग्रामीण जानते हैं, इसीलिए दोबारा से उत्तर प्रदेश को योगी जी के नेतृत्व में जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि योगी जी ने जो किया है इतना शानदार कार्य कोई नहीं कर सकता। एनडीए में अब तो हमारे पंचायती राज मंत्री भी श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, और उनके ऊपर ऐसे कोई आरोप कभी लगे ही नहीं है। उन्होंने जनहित के लिए, गरीबों के लिए, शोषित वंचितों के लिए हमेशा कार्य किए हैं, और आज भी किसानों के लिए वो समर्पित रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो कमी रह गई है प्रिया जी, वो भी शीघ्र पूर्ण होंगी। बाकी समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने विरासत में तो उत्तर प्रदेश को बिल्कुल एक गुंडा प्रदेश, मलिन प्रदेश, जिस प्रदेश में आने में अपने देश के ही कारोबारी शर्म महसूस करते थे। विदेशी कारोबारी तो बात बहुत दूर की हो गई, अपने आगे बड़े बड़े उद्योगपति प्रदेश में आना नहीं चाहते थे। प्रदेश के लोग सुरक्षित नहीं थे। आज बेधड़क बेखौफ लोग प्रदेश में आ रहे हैं, अपना निवेश कर रहे हैं, और आज प्रदेश फल फूल रहा है। कुछ कमियां रह गई हैं, हम स्वीकार करते हैं। उसके लिए आपके चैनल को आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से ये सब चीज सामने आ रही है, और वो भी शीघ्र कमियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, अतुल जी के पास आना चाहूंगी। अतुल जी, एक तरफ सरकार तमाम तरह के दावे और वादे कर रही है विकास कार्यों को लेकर, लेकिन समाजवादी पार्टी इन विकास कार्यों को कैसे देख रही है? अतुल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अतुल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
ठीक है, अतुल जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुभाषपा से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मैडम, बताएं। जी जी ज्ञानेंद्र जी, आखिर सरकार इतने बड़े बड़े बजट पेश कर रही है, वो कहाँ जा रहे हैं बजट? क्योंकि विकास कार्य कितने हो रहे, कितने नहीं, तस्वीरें आपके भी सामने हैं। मैडम, आप सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। जी जी ऐसा नहीं है कि सरकार जो बड़े बड़े बजट दे रही हो कहीं अन्यत्र दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, हम समाजवादी पार्टी के या अन्य लोगों के चेहरे की बात नहीं करते, उनके चश्मे अलग हो सकते हैं, लेकिन आप जो रिपोर्टर लोग हैं उनको तो कम से कम इतना दिखाई ही दे रहा है। आपने जो रिपोर्ट दिखाया है गलत वो नहीं है, मैं इसको नहीं कह रहा, उसको गलत मत सोचिएगा, लेकिन ये जरूर है, हम आपसे इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये रिपोर्ट वहाँ की नहीं है जिस क्षेत्र में हम अच्छा बेहतर करके उसी गांव में दिखा चुके हैं। तो उस गांव में ऐसा नहीं कि जो आ रहा है बजट उस गांव में नहीं लग रहा। उस गांव में अगर बजट नहीं लग रहा होता तो उस गांव में तमाम आवास बने हैं, जो झोपड़ी झुग्गियां होती थी वो आज हट करके आवास के रूप में वहाँ हम एक अच्छा सा भवन दे पाए हैं, हम वहाँ पर एक साफ सुथरी नाली दे पाए हैं, अच्छा खरंजा बना पाए हैं, अच्छा रोड बना पाए हैं, अच्छा हम वहाँ पर शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय दे पाए हैं, जो फुल्ली सारी फैसिलिटी वहाँ पर है। हम आज कंप्यूटर की शिक्षा वहाँ पर दे रहे हैं, हम आज वहाँ पर जो है प्रोजेक्टर लगा करके तमाम प्रकार से बच्चों को क्रियात्मक शिक्षा की व्यवस्था बना रहे हैं, और तमाम प्रकार के जो बजट सरकार के आ रहे हैं हर दृष्टि से, चाहे वो पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे गौशाला बनी हो, चाहे जो है वहाँ पर अंत्येष्टि स्थल बना हो, चाहे जो भी चीजें हैं वो सब ग्रामीण विकास में लग रही है, और ग्रामीण विकास में वो चीजें दिख भी रही है मैडम जी। ठीक है ज्ञानेंद्र जी। श्याम सोलोने जी, जब सवाल किया जाता है तो सरकार तमाम तरह की अपनी सूची गिना देती है कि हमने ये विकास कार्य किए, वहां पर विकास कार्य किए, ये बिजली की योजना लाए, जल की योजना लाए, पेंशन की योजना लाए, लेकिन क्या वाकई में आप लोग जाते हैं जमीनी स्तर पर पहुंचकर कि भाई देखे ये जो योजनाएं हम दे रहे हैं क्या वाकई में ग्रामीणों तक पहुंच पा रही? क्योंकि ग्रामीण क्या या तो कैमरे पर आकर झूठ बोल रहे हैं, क्या वजह है आखिर? नहीं प्रिया जी, हमने ये कब कहा है कि ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं? हाँ, हम ग्रामीण को किसी पार्टी से भी जोड़ के नहीं चलते। हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि जहाँ थोड़ी सी कमियां रह गई हैं, आप 8 साल पहले जाइए, 1 लाख के लगभग गांव हैं उत्तर प्रदेश में, और प्रत्येक गांव की स्थिति क्या थी आप थोड़ा सा पीछे जाके जब रिवाइंड करेंगे आप देखेंगे गांव के लोग कितना पलायन कर चुके थे, मजदूरी करने के लिए बाहर जाते थे, गांव वीरान हो चुके थे, उनके मकानों पर, खेतों पर, जमीनों पर कब्जे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, माफियाओं ने कर रखे थे, कोई बोलने वाला नहीं था, कानून का राज नहीं था, पुलिस में आप शिकायत दर्ज नहीं कर सकते थे, पुलिस का दरोगा, पुलिस का इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी को, अगर समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता भी चला जाए तो वो जाकर के उसके थोड़ा हल्का भी, क्योंकि वो डरते थे, उनको लगता था कि ऊपर से एक मिनट होती थी जिसके नाम के आगे यादव लगा होता था, जिसने कहते मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, इंस्पेक्टर से कहता था बात करो, न जाने के नेताओं को फोन पकड़ाते थे, एक डर का माहौल बना हुआ था। जिस सरकार में पुलिस डर रही हो वह आम आदमी कैसे जिया होगा इसकी कल्पना आप कर सकती है। जब मर्जी आती मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, आज भी उन हरकतों से बाज नहीं आते हैं। अभी लेटेस्ट में समाजवादी पार्टी के नेताजी ने दैनिक जागरण को ये निर्देशित कर दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि इसकी प्रतियां फाड़ दो, इसको लेना मत, पढ़ना मत, तो ये सच्चाई से बहुत दूर भागती है। इसलिए मैंने कहा था कि हाँ कुछ कमियां रह गई योगी जी के नेतृत्व में, क्योंकि योगी जी का लगभग 25 करोड़ का जो आबादी हमारे प्रदेश की है, ये परिवार है योगी जी का, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सरकार डिजिटल भारत की बात कर रही है, देश इतना तरक्की कर रहा है, लेकिन आज ये जो गांव की स्थिति आप देखिए ना, अभी भी गांव ऐसे हैं जहां पर लोग छप्पर पर रहने को मजबूर हैं। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है हमारे देश के लिए? और ये कुछ कमियों में शायद इसकी गिनती नहीं होगी। आज इतना विकसित हो रहा है देश लगातार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को कहते हैं जहां पर उनका संबोधन होता है, और आप खुद ही तस्वीरें देखिए ना, ग्रामीण खुद ये बात कह रहे हैं कि हम आज भी छप्पर पर रहने को मजबूर हैं। देखिए प्रिया जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 3 करोड़ आवास बनाए,
गरीबों को दिए हैं। उत्तर प्रदेश में ही लगभग 93 लाख के समथिंग आवास बने हैं जो उत्तर प्रदेश में गए हैं। 3 करोड़ शौचालय बने हैं, ये उन गरीबों के लिए ही बने हैं जो विरासत में हमको मिले थे, बिल्कुल जिनके पास कुछ भी नहीं था। देश को, प्रदेश को खाली करके छोड़ दिया था इन सरकारों ने। ये मोदी जी और योगी क्या जी मिल की पा रहे हैं योजनाओं श्याम का ही सलोने तरीका जी? है। आप इन गरीबों के लिए योजनाएं लेकर आ रहे हैं सरकारी आवास के, लेकिन क्या वो आवास उनको ही मिल पा रहे हैं? अगर मिल पाते तो आज ये छप्पर पर रहने को थोड़ी मजबूर होते। किसी ग्रामीण को ये शौक थोड़ी है कि वो छप्पर में और कच्चे मकानों में रहे, और खास तौर पर तब जब हमारी सरकार जो है हमारे देश की, वो डिजिटल भारत की बात कर रही है, विकसित भारत की बात कर रही है। और ये कैसा विकास है श्याम सलोने जी? रिया जी, विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, हम विकसित भारत की ओर अब लेके चल रहे हैं अपने देश को, लेकिन हमें विरासत में दिया क्या है? आज हमने कितना आगे बढ़ चुके हैं। अभी भी इनकी जो सिस्टम है विपक्ष के नेताओं का, आज भी वो दलितों के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर, महाराणा सांगा को गालियां दिलवाकर ये आज भी अराजकता फैलाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। सत्ता पाने के लिए कितने कुचक्र उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता रच रहे हैं, क्योंकि 2027 सामने है। पहले महाराष्ट्र में अबू आजमी से उन्होंने कुचक्र रचवा दिया, फिर उन्हें लगा कि अबू आजमी तो मुसलमान है, या हिंदू में विघटन कैसे होगा, तो हिंदू तो एक हो जाएगा। अब हिंदुओं को तोड़ फोड़ करनी है, तो अखिलेश यादव जी ने रामलाल सुमन जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे एक ऐसा स्टेटमेंट दिलवा दिया, और उसके बाद में दिलवा दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी नाम का तो शब्द ही नहीं है मेरे शब्दकोश में, माफी तो दूर की बात है, माँ शब्द भी नहीं है मेरे शब्दकोश में। इस तरह की भाषा बुलवा करके देश को, प्रदेश को एक अराजकता में झोंकने वाले लोग, आप अंदाज लगा सकती हैं कि इन्होंने अपनी सरकार में कितने कुचक्र किए होंगे, जनता को किस तरीके से इन्होंने मजबूर कर दिया पलायन करने के लिए, प्रदेश छोड़ने के लिए। हम विकसित भारत की ओर लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल एक भूखा नंगा प्रदेश मिला था विरासत में योगी जी को। आज आप देख लीजिए कितना प्रदेश में माहौल ठीक ठाक किया गया है, चहुंओर खुशहाली है। कितने किसानों को, कितने गरीबों को राशन अभी भी कंटिन्यू दिया जा रहा है कोरोना काल से, क्योंकि किसी को भूखा नहीं रखा जाएगा। मोदी जी का सपना है, योगी जी का सपना है कि अंतिम पायदान पर बैठा हुआ मेरा व्यक्ति, जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था, उस तक हमारी हमारी योजनाएं लागू होनी चाहिए। जी जी, ठीक है ठीक है। अतुल जी के पास पहले जाऊंगी, उसके बाद ज्ञानी जी आपके पास आते हैं। अतुल जी, जिस तरीके से लगातार सरकार विकास की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी इस विकास को आखिर कैसे देख रही है? देख पाएंगे। मैं आज ना कन्नौज की धरती पे बैठ करके आपके सामने डिबेट कर रहा हूं। अगर मैं दिखा दूं तो सड़क हमारे यहाँ जो बनाई हुई है माननीय अखिलेश जी के द्वारा बनाई गई हुई है, अगर सामने सोसाइटी बनी हुई है माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा बनाई हुई है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से सारे काम अवरुद्ध पड़े हुए। ये गांव कस्बों की बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, गांव में अगर कोई कमियां हुई हैं, 8 साल से ऊपर की सरकार हो गई है, और अगर कोई भी तैयारी नहीं कर पाए या कुछ नहीं बना पाए, लोगों छप्पर में रहने के लिए मजबूर हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की कमी है, क्योंकि इन्होंने लोगों को धर्म की घुट्टी पिलाने का प्रयास किया, लेकिन विकास का कोई खाका नहीं खींचा, और विकास के खाका ना खींचने की वजह से ये आज गांव में लोग छप्पर या उनके पास मकान की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों पे आरोप लगा देने से, ये कहते यादव क्या उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है, या वह हिंदू नहीं है, इनको तो मतलब यादवों में ऐसी कमी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अगर यादवों से इतनी नफरत है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश में यादव सीएम क्यों दिया गया? अगर ये उत्तर प्रदेश के यादवों से इतनी नफरत है, तो मतलब उत्तर प्रदेश के यादवों से कह दो भारतीय जनता पार्टी कभी वोट ना मांगे ना। ठीक है, लेकिन अतुल जी आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता ये भारतीय जनता पार्टी के, मुझे नहीं पता भी भारतीय जनता पार्टी के कौन से प्रवक्ता बैठे हुए। ये पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों में यादव आते हैं, यादव क्या समाज से मतलब अछूते हैं क्या? ठीक है अतुल जी, लेकिन आप जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि धर्म की घुट्टी पिला रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर ये कह रही है कि जो बयानबाजी है वो तो समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं, अबू आजमी से लेकर। देखिए
देखिए मैं आज आपको एक चीज बता दूं, जब अबू आदमी जी ने कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, तो ये इतिहास के गड़े मुर्दे कौन खोद रहा था और इतिहास के गड़े मुर्दे कौन निकाल रहा था? भारतीय जनता पार्टी ने ही ये सारे सिस्टम। ये क्या करते हैं, ये विकास की बात नहीं कर सकते तो इतिहास की कब्रों में जाते हैं, कब्रों में से हड्डियां देखते हैं, उनकी परतें उखेड़ते हैं, क्योंकि इनको तो विकास करना नहीं है ना। इनको सिर्फ धर्म चाहिए, चाहे वो इतिहास में घुस के देखें चाहे कहीं घुस के देखें। अगर ये शिक्षा की बात, अब ये नई से आज विद्यालय खुल चुके हैं, जो पुस्तकें इतनी महंगी हो चुकी हैं, क्या ये अभिभावकों की जेब पे जो डाका डाला जा रहा है प्राइवेट स्कूलों द्वारा, क्या उसकी बात करते हैं? उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा एक नीति क्यों लागू कर देते हैं कि अंग्रेजी मीडियम का बच्चा भी वही पढ़ेगा, हिंदी मीडियम का बच्चा भी प्राइमरी पाठशाला का भी वही पढ़ेगा? क्यों नहीं योगी जी लागू कर देते हैं इस चीज को? ठीक है तुल जी, ज्ञानेंद्र जी के पास आना चाहूंगी। ज्ञानेंद्र जी अपनी बात रखिए। जी मैडम, अभी हमारे सपा के प्रवक्ता भाईजान कह रहे थे, छप्पर की बात उन्होंने की, धर्म की बात की, गांव की बात की, यादव की बात की, पिछड़ा की बात की, इतिहास के गड़े मुर्दे की बात की। मैडम 5-6 विषय है, 2 मिनट का समय हमें दीजिएगा। जैसे छप्पर की बात जहां तक कह रहे हैं, हमें बता दें कि किसी ऐसे गांव में जहां पर एनडीए की सरकार ने आज 150 से 200 आवास न दिए हो पूरी ग्राम सभा में, और हमें ये बता दें कि कितने छप्पर इन्होंने हटाए थे अपनी सरकार में। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार बने हैं भाजपा के लोग। हम कह रहे हैं धर्म के लिए कौन टिप्पणियां कर रहा है विपरीत, और ये कह रहे हैं इतिहास के गड़े मुर्दे ना उठाइए। इतिहास के गड़े मुर्दे किसने उठाए थे? औरंगजेब की बात किसने करी थी? जब कोई औरंगजेब की बात करेगा तो सामने वाला तो बात करेगा ना, कि नहीं करेगा? दूसरी बात, यहाँ पर आप सालार मसूद गाजी की बात कोई करेगा तो कोई सोहेल देव महाराज जी की बात क्यों नहीं करेगा? राष्ट्रवीर महावीर योद्धा हमारे सोहेल देव महाराज जी, उनकी बात करने के लिए सामने क्यों नहीं आएगा कोई? क्या उनकी बात करना इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ना है? जब हम भारत के विरासत की बात करेंगे, जब हम भारत के इतिहास की बात करेंगे, जब हम भारत के महापुरुषों के, भारत के प्रतीक चिन्हों के, भारत के अस्मिता की बात करेंगे, उस समय ये कहेंगे इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। जब ये कहते हैं कि हम दिखावा नहीं करते, इनके अध्यक्ष कहते हैं हम दिखावा नहीं करते हैं, इसलिए हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। अरे आप राम मंदिर दिखावा के लिए नहीं जाएंगे तो क्या दुशाला ओढ़ करके, टोपी पहन करके आप नमाज पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? दिखावा नहीं है। ये कह रहे हैं यादव की बात करते हैं, यादव की बात हम नहीं करते हैं। आपकी सरकार ने केवल यादवों को खोजा था, केवल बात यादवों को ही अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस में भर्ती करने के लिए आप किया था उन्होंने। आपकी सरकार ही है, आपकी सरकार ही है जिसने केवल सैफई का विकास किया था। आप गाँव की बात कर रहे हैं, किस गाँव की बात आप कर रहे हैं बताइए? कोई ऐसा गाँव बता दीजिए जहाँ पर आपने सैफई के जैसा गाँव बनाया हो। हम तो उत्तर प्रदेश में एक साथ सभी गाँव को लेकर के चल रहे हैं, चाहे जो भी गाँव होगा। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में हम नहीं करते हैं। हम यादव के साथ भी हैं, हम पिछड़े के साथ हैं, हम अन्य के साथ हैं। हमारा किसी जाति से मतलब ही नहीं है। हम तो साफ साफ कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलने वाले लोग हैं, और सबके साथ हम चल भी रहे हैं। हम किसी के साथ भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी हो, किसी भी जाति में रहता हो, किसी भी धर्म में रहता हो, भारत का नागरिक है, भारत के नागरिक के लिए काम कर रहे हैं। क्या हमने शौचालय दिए तो किसी की जाति देखी? क्या हमने आवास दिए तो किसी की जाति देखी? क्या हमने जो पुलिस की भर्ती करी किसी की जाति देखी, किसी का धर्म देखा? सबको एक समान तराजू में तोल करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार और भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का समग्र विकास कर रहे हैं। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जी ठीक है ज्ञानेंद्र जी, अमृत सरोवर की भी बात खूब कही गई कि हर गांव में अमृत सरोवर होंगे, लेकिन आज उन्हीं सरोवर में इस तरीके का गंदगी देखी जा रही है। क्या कहेंगे आप? आखिर अलग से बजट दिया गया था अमृत सरोवर के लिए, अलग से 12 लाख का बजट दिया गया। थोड़ा संशोधन करें मैडम, हर गांव में अमृत सरोवर की बात नहीं करी गई थी, हर गांव में तालाब की बात करी गई थी। अमृत सरोवर जो है वो ब्लॉक संसाधन पर एक लगभग पूरे ब्लॉक में 1 या 2 स्थानों पर चयन किया गया था, और वो कहाँ चयन किया गया था? वो तालाब आज भी बहुत सुंदर स्थिति में बने हुए हैं। हाँ, तो वो तालाब कहाँ है? जहां पर बने हुए हैं मैडम, जहां भी अमृत सरोवर के नाम से आपको जलाशय बना हुआ दिखाई देगा, वो आज भी अपनी सुरम्यता और सौंदर्यता को लेकर के उसी तरह बना हुआ है। आपने कहा डिजिटल भारत की बात आपने करी थी, डिजिटल भारत पर 2 मिनट आपका समय लेंगे हम।
आज आप डिजिटल भारत के विषय में आप देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं वो आप घर बैठे बैंक बिना गए आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का नौकरी से लेकर के हर प्रकार का फॉर्म आवेदन करने के लिए आप डिजिटल तरीके का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर आप डिजिटल में आप ग्राम पंचायत में अपने पंचायत भवन में पहुंच करके आप पूरे ग्राम की योजना को और पूरे ग्राम के विकास को और संभावित विकास को, संभावित योजना को आप वही डिजिटल माध्यम से देख सकते हैं। क्या डिजिटल के माध्यम से आप किस तरह की बात कर रहे हैं? हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और उसका मूल आधार है डिजिटल भारत। आज डिजिटल भारत बनाने का हमारा जो उद्देश्य है उसमें आप देखिए, हम जो है जियो टैग के माध्यम से चीजों को बाकायदा पारदर्शी कर रहे हैं। हम डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में योजना का पैसा भेज रहे हैं। ये सारी चीजें डिजिटल भारत को विकास की तरफ ही ले जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, उसके लिए सरकार की काफी तारीफ की जानी चाहिए। भाई डिजिटल हो रहा है देश, विकसित देश हो रहा है, लेकिन इन गांवों का क्या? पहले इनको आप छप्पर में रहने को मजबूर हैं। हाँ। मैंने कोई शहरों की बात नहीं की, मैंने तो जितनी योजनाएं गिनाई इसका सब लाभ वही है। आप डिजिटल माध्यम से गैस की बुकिंग कर ले रहे हैं, सिलेंडर की। आप डिजिटल माध्यम से जो कौन सा ऐसा काम है जो डिजिटल माध्यम से आज नहीं हो रहा है? आप स्वयं देख लीजिए। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा इतना बड़ा है कि हम सेलिंग भी अपना डिजिटल माध्यम से कर पा रहे हैं। अपने प्रोडक्ट तक हम खरीद पा रहे हैं और बेच पा रहे हैं डिजिटल माध्यम से ही। हम घर बैठे ही अपनी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। घर बैठे हम रेलवे का टिकट बुक कर ले रहे हैं। घर बैठे ही हम हवाई जहाज का टिकट बुक कर ले रहे हैं। छप्पर से हटाइए पहले। जो भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में जी गाँव का विकास जो गाँव में 8 साल से आप लोग छप्पर नहीं हटा पाए हैं ना, ये दुविधा का प्रश्न है। हमने गांव के लिए भी दिया है। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, वो क्या है फिर? ये जो लोग ये जो ग्रामीण हैं, ये छप्पर और कच्चे मकानों में आज भी रहने को मजबूर है। नहीं कर रहा हूँ मैं अनन्या जी, इसको भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आप जो दिखा रही है वो बिल्कुल सत्य तस्वीर है। और उस दौर में जब सरकार विकसित भारत की बात कर रही है, डिजिटल भारत की बात कर रही है, और उस दौर में ये जो ग्रामीण है वो ऐसे रहने को मजबूर है, इन कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है। पहले इसकी आप हालत सही करिए ना। कच्चे मकानों में नहीं मैडम, अनन्या जी आप हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। कच्चे मकानों में नहीं है। कोई एक व्यक्ति गांव का, कोई एक महिला गांव की, 2 महिला इस तरह से अगर कह दे तो पूरे गांव का मूल्यांकन हम उस पर नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को सोचिए। उसी गांव में नहीं, ये चीज मैं अनन्या जी मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं अनन्या जी जवाब देना चाहूंगा। उन 500 घरों में अगर 400 घरों को हमने बहुत अच्छा आवास दे दिया है, वो बना करके रह रहे हैं, तो 100 घर तो अभी बाकी है ना। उन 100 घरों को हम फिर 25-25 की योजना में हमारे पंचायती राज मंत्री आदरणीय माननीय ओम प्रकाश जी फिर अपनी जीरो पॉवर्टी स्कीम में 25-25 घरों को फिर लेकर के आ रहे हैं। फिर एनडीए की सरकार उनको कार्य को पूर्ण करेगी। ऐसा नहीं है कि उनको विकास चीजों से बाधा पहुंचेगी और रुके रहेंगे। उनको भी विकसित किया जाएगा और वो विकसित भारत का हिस्सा जो बनेंगे गांव के लोग, गांव से ही होकर के विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, पहले गांव की स्थिति सुधरेगी तभी हमारा देश भी विकसित होगा। और आज गांव की क्या स्थिति है आपके सामने है। अगर 1-2 गांव भी छूट रहे हैं, कुछ घर भी अगर कच्चे हैं, तो सवाल उस पर भी होगा कि आखिर ये क्यों छूटे रह गए। क्या उनको हक नहीं है पक्के मकानों का? क्या उनको हक नहीं है सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का? सवाल उन पर होना चाहिए और सवाल हम ले भी रहे हैं। हम गैर जिम्मेदार नहीं है। ये एनडीए की सरकार जो चल रही है अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपकी बातों को सुन रही है और समझ रही है। जहां कहीं भी कमी हमारी दिखाई दे रही है, हम आगामी योजना में उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक अंतिम पायदान तक, अंतिम गरीब व्यक्ति तक जाने के लिए संकल्पित अब नई सरकार आएगी, समाजवादियों की सरकार आएगी और समाज अगर आप देख पाएंगे, मैं आपको अगर अपने कैमरे से दिखाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सोसाइटी में बनी हुई आलीशान सड़क भी आलीशान बनी हुई है। आपको दिखा दूं, जहां से बैठकर मैं डिबेट कर रहा हूं। ये सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है, माननीय डिंपल यादव जी की देन है जब संसद थी, और हमारे विधायक की देन है। आप हमारे गांव की तरफ देखेंगे तो इतनी शानदार सड़कें बनी हुई है। हमने पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया था। गाँव में हमने लोगों। ठीक है अतुल जी। श्याम सलोनी जी। रिया जी, जिस तरह से मुगलों ने देश को लूटा, जिस तरह से अंग्रेजों ने देश को लूटा, उसी तरह से ये मुगलों और अंग्रेजों की जो वंशज जो समाजवादी पार्टी के बने हुए हैं, इन्होंने भी पूरे प्रदेश को लूटा था। ये उन्हीं के वंशज है और उन्हीं की पक्ष में बात करते हैं, उन्हीं की जैसी इनकी हरकतें हैं। ग्राम समाज की कोई जमीन ऐसी नहीं जिन पर इन्होंने कब्जे नहीं किए थे। ग्रामीणों को किस तरीके से पलायन कर दिया गया था, ये वो लोग हैं ये। और आज भी ये इसी मानसिकता में जी रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब सनातनियों के हाथ में सरकार है और सनातनी संविधान के अनुसार कार्य करते हैं और संविधान
किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। संविधान के हिसाब से किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। और हमने कभी किसी यादव पर उंगली नहीं उठाई है। अभी जैसे अतुल जी कह रहे थे, लेकिन यदि आप यादव हैं, आप हिंदू हैं, तो आपको अपने सांसद से बोलना चाहिए कि आपने हिंदुओं को गाली कैसे दी। आप हिंदू नहीं है क्या? आपके सांसद हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को गद्दार कह रहे हैं, आप कैसे यादव हो? आपका तो खून खोल जाना चाहिए। आप कहते हो कि वो सांसद माफी नहीं मांगेगा, शर्म आनी चाहिए। आप देश को अराजकता की ओर धकेलना चाहते हो। ये कानून का राज चलेगा। ठीक है, आऊंगी आपके पास। इसमें प्रिया जी कोई बच नहीं पाएगा। और जो ग्रामीण अभी वंचित हैं सुविधाओं से, उनको सुविधाएं मिलेंगी और मिल रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टियों के तरीके से किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी की जमीन नहीं हड़पी जाएगी, किसी के बच्चों के साथ कोई कत्लेआम नहीं होगा, किसी को बढ़ाया नहीं जाएगा, किसी को जिनके जुर्म में जेल में नहीं भेजा जाएगा, जो ये समाजवादी पार्टी के लोग करते थे। समाजवादियों ने जो कार्य किया, जो सड़कें बनाए, गांव में नलकूप, ये बैठा हूं मैं आपको दिखा दूं, ये हैंडपैप लगा हुआ है, ये सब समाजवादियों ये लुटेरों की सरकार हो, लुटेरों के नुमाइंदों, तुमने कौन सी सड़क बना दी? तुमने कौन सी सड़क बनाई थी भैया? क्या झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, प्रवचन करते हो बैठ करके? आप देश में अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। आज जितना विकास हो रहा है सिर्फ योगी जी की देन है ये, और ये जनता समझ रही है, जनता जानती है कि योगी जी की देन है, इसलिए जनता को विश्वास है। लेकिन आप जानबूझ करके प्रदेश में अपरिता लगाना चाहते हो, आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हो, लेकिन कानून का राज है, आपकी चलेगी नहीं किसी की भी। अब कानून के हिसाब से काम होगा। ठीक है, आपने मुसलमानों का भी में 8 साल से ऊपर की सरकार हो चुकी है, कुछ भी नहीं किया गया आपसे। ठीक है, मैं अभी आप आज कन्नौज में हूँ, कल उन्नाव में हूँगा, परसों सीतापुर में हूँगा, कहीं ना कहीं मैं कम से कम 10-12 जगह जाऊंगा। मैं आपको जमीनी हकीकत दिखाऊंगा आपके चैनल पर। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, कि भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी कार्य नहीं हुआ, जो कार्य सब समाजवादियों की देन है, समाजवादियों की वजह से आज गांव में विकास हुआ था। आपने कहाँ लूटा, कहाँ आपने बर्बाद किया, वो दिखाइएगा। ठीक है, सत्ता में नहीं है समाजवादी पार्टी। आपने कहाँ बर्बाद किया था? जी, सत्ता में समाजवादी पार्टी देखिए नहीं है, सत्ता में जो है सवाल उससे किया जाएगा। और अगर ये गरीब जनता, अगर ये ग्रामीण आकर कह रहे हैं कि उनको योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको जो आवास नहीं मिल पा रहा है, आज भी वो इन कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है, सफाई नहीं हो पा रही है, तो देखिए सवाल तो होगा और जवाब भी आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल हम दे रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि जितनी कमियां जिस कभी नहीं पहुंच पाएंगे, जो सुविधाओं से 2-4 वंचित रह गए हैं, हमने देखिए मुद्रा योजना बनाई है, आप लोन ले सकते हो, सरकार हर सुविधा दे रही है, आप अप्लाई कीजिए। छप्पर कौन हटाएगा? बड़ी बात नहीं होती है, वो योजनाएं क्या ग्रामीणों तक पहुंच पा रही हैं? जिनके लिए आप ये योजनाएं बना रहे हैं, जिनके लिए आप ये काम करें, क्या वाकई में उनको मिल पा रहा है? अगर वहां तक पहुंच रहा है तभी वो योजनाएं साबित होगी। नहीं प्रिया जी, योजनाएं पहुंच रही हैं, अब कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, तो वहाँ के प्रधान की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के जागरूक लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उनकी मदद करें। कुछ लोग इलिटरेट रह गए, अभी थोड़े से जानकार नहीं होंगे, वो उनको भी, लेकिन आपके माध्यम से जो मिल रही हैं हम लोगों को जानकारियां, और भी हमारे जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर आप देखेंगे चुनाव से पहले 2027 से पहले ये सब भी हमारे पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। योगी जी और हमारी एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से समर्पित है। कोई भाई भतीजावाद नहीं है, किसी भी मंत्री के पास आप एक उंगली नहीं उठा सकते हो जैसे इनके यहाँ होता था। कोई खजाना नहीं भरा जा रहा है, सिर्फ जनता के हित के लिए कार्य हो रहे हैं, और जनता के हित के लिए समर्पित ये सरकार है। इसीलिए हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, जनता से भी आश्वासन दे रहे हैं कि जो रह गए हैं निश्चित तौर पर बहुत जल्द उनका भी कार्य होगा, उनको भी जो सुविधाएं मिलेंगी। ज्ञानेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। ज्ञानेंद्र जी जवाब दीजिए। जी, जैसे अभी आपने ग्रामीणों की बात करी, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जो है वो पूर्ण नियति के साथ कार्य कर रही है। आप देखिए, एक आपको मामला हम बताते हैं, जैसे अभी ग्रामीणों के विषय में अगर बात करें तो ज्यादातर न्यायालय में जो मुकदमे हुआ करते थे वो ज्यादातर बंजर जमीन और ग्राम समाज की आबादी के जमीन का विवाद हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी ने घरौनी का सिस्टम ले आया और घरौनी के सिस्टम के आधार पर सबकी आबादी सबके नाम से उस घरौनी का एक नंबर अलॉट करके उनको देने का काम किया। अब न्यायालय में विवाद कम पहुंचेंगे। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि ये सपा की सरकार में और भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार में अंतर क्या है, मैं आपको बता दूं एक शब्दों में। ये जमीनों की, ग्राम सभा की जमीनों को ये कब्जा करते थे और अपने नेताओं के द्वारा कब्जा कराते थे। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, हमारी भाजपा की सरकार जो है
उसमें आप देखिए हम सभी लोग ग्राम समाज की जमीनों को ग्राम समाज के हित में खाली करा करके जो वहां पर होना चाहिए उसको वहां पर जवाब देता हूं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। आप में और हमने फर्क देख सकते हैं। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, अतुल जी जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, जो ग्राम सभाओं में जो विकास हुआ, गांव का विकास हुआ, समाजवादियों के, मैं इस समय ना एक ग्राम में बैठा हुआ हूं और आपके चैनल पे डिबेट कर रहा हूं और मैं लगातार एक हफ्ते या मतलब 1.5 हफ्ते आसपास कहीं ना कहीं किसी जनपद में हूं। मैं आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करा सकता हूं, लेकिन जो आप विकास देखेंगे समाजवादियों का विकास है। गांव में हैंड पैप अगर पहुंचे तो समाजवादियों की, ये सड़कें पहुंची समाजवादियों की देन है। अगर मैं आज हरदोई से कन्नौज आ रहा था तो रास्ते में गड्ढे पड़े हुए थे सड़क पे, लगाते थे लेटर पैड का, क्यों आप इस तरह की तो ढंग से बनाई नहीं जाती है, नहीं बन पा रही है। अगर ये गंगा जी के पार, मैं नाम बता दे रहा हूं। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, ठीक है नहीं, तो ये सब चीजें क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो है केवल धर्म की घुट्टी के साथ चलती है। अतुल जी एक बार हमारे साथ चलिए, दौरा कीजिए। अगर आपके चैनल पे अतुल जी हमारे साथ दौरा कीजिए, चलिए हमारे साथ गांव के दौरा करते हैं, आपको रूबरू कराएंगे, रियलिटी दिखाते हैं। श्याम सलोनी जी, ठीक है अतुल जी, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्याम सलोनी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। साथ ही समाजवादी पार्टी से अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुभाषपा से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे आज इस खास चर्चा में। तो देखा जा रहा है लगातार एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है गांवों के विकास कार्यों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उसी के विपरीत जो तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं वो वाकई में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। क्योंकि साफ तौर पर तस्वीरें आपने भी देखी किस तरीके से जो गांव के विकास हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार योजनाएं तो तमाम लेकर आती है, लेकिन वो योजनाएं उन ग्रामीणों तक पहुंच ही नहीं पाती। सफाई एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला यहाँ पर। साफ तौर पर कहना है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो गांव में आते ही नहीं और पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और जिस पर खास चर्चा हुई, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।